केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो थर्मो ने अपने को ये सिखाया था कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर इक्वल टू 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पे है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये वाला स्पेशल केस पढ़ते हैं, जिन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और केमिकल इक्विलिब्रियम हमें ये बताएगा कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू है, तो डेल्टा जी आप यूज करते हो ये इक्वेशन सोल्व करने में -2.303 RT log K, यहां से K की वैल्यू आ जाएगी। अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट बहुत ही कम है, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अगर प्रोडक्ट की K की वैल्यू बहुत कम आ रही है फॉर्मूले से, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की बहुत कम है, यानी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक। और K की वैल्यू इंटरमीडिएट आती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अच्छी खासी अमाउंट में, तो ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें भाई एक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाए, जैसे आप बुक रख दो टेबल पे तो उस पे नीचे mg फोर्स लग रहा है और उसका नॉर्मल लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जाएगा, तो वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में दो एग्जांपल आते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे वाटर है, वाटर को अगर आप क्लोज कंटेनर में उबाल रहे हो, बॉईल कर रहे हैं, तो H2O लिक्विड और H2O वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे 180 एम पे, ठीक। तो ये हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल जो भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल आपने देखे हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड अगर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड और रेट ऑफ, या ऐसे बोलो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में आइस रख दो, उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस का सेम हो जाता है। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें क्या है, H2O, ये मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे 180 एम पे बॉईल कर दो, तो ये क्लोज कंटेनर में तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाटर वेपर्स जो है और ये वाटर, इनकी ये क्या है, यहाँ पे जितने मोल्स वाटर वेपर्स के और वाटर लिक्विड के जितने मोल्स है वो सेम रहेंगे, क्योंकि जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जिस रेट से, जितना नहीं बोलेंगे, जिस रेट से वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसी रेट से वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक। तो हमेशा उनका दोनों का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, यहां पे आपने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसमें फिर ऊपर से और सॉल्यूट डाल दो, तो जो सॉल्यूट है ना, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूट भी डिसॉल्व होगा, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड से सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन वाला सॉलिड जो है वो सॉलिड में आएगा, यानी क्रिस्टलाइज होगा, डिसोल्यूशन भी होगा और क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, दोनों प्रोसेस पैरेलल होती है। ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ठीक। नेक्स्ट गैस लिक्विड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जैसे आप कोक पेप्सी की बोतल में देखते हो उसमें CO2 भरी रहती है, ऊपर जो CO2 रहती है, तो CO2 जिस रेट से आपकी कोल्ड ड्रिंक में जा रही है उसी रेट से कोल्ड ड्रिंक से एस्केप होके ऊपर बोतल में खाली स्पेस में भी आ रही है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, जैसे आयोडीन रखा आपने क्लोज कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में रख दो, I2 सॉलिड है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो उसके वेपर्स बनने लग जाएंगे, तो सॉलिड ये वॉयलेट कलर का होता है, तो आपको वॉयलेट वेपर नजर आएंगे, थोड़ी देर में उनकी इंटेंसिटी बढ़ती बढ़ती कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ना I2 सॉलिड से जिस रेट से गैस में जा रहा है उसी रेट से गैस से सॉलिड में भी आ रहा है। बोलो कोई डाउट नहीं, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, उससे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके, और इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। रिवर्सिबल में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, इरिवर्सिबल में नहीं होता। रिवर्सिबल कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इरिवर्सिबल ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। ये क्लोज कंटेनर में होती है, ये ओपन और क्लोज किसी में हो सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो क्लोज कंटेनर में, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बनेगा। अब CO2 बाहर नहीं जा रही, तो CO2 जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगी वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन यही रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराओ, CO2 उड़ जाएगी, फिर वापस कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ बनेगा, ठीक। और इसके अलावा एग्जांपल है रिवर्सिबल में वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, ये सारे आयनिक इक्विलिब्रियम में आएंगे, इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन ये क्या है, ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि एक बार कंबशन कर दिया फ्यूल का, फिर वापस फ्यूल नहीं बना सकते। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है,
हमेशा रेट ऑफ, जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लिखे जाए दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, और बैकवर्ड इस साइड, ये हो गया प्रोडक्ट रिएक्शन का उल्टी रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इनके कांस्टेंट लिख दिए, इसका केएफ लिख दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन का इसका के भी लिख दिया, रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल कर दिए, आर एफ इक्वल टू आर बी, तो के एफ इंटू आर इक्वल टू के बी इंटू पी आ गया। तो कांस्टेंट सारे एक साइड ले गया और कंसंट्रेशन एक साइड, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू पी अपॉन आर। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होगा? न्यू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये तीनों ग्राफ आपको क्या बता रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, ये सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, उसमें चेंज नहीं आता। ठीक, सेम क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल हो सकती है इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट की ज्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट की कम हो सकती है प्रोडक्ट से, और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन खास बात क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल क्या होता है? सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिस केस में इक्वल होगी उसमें के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है तो के की वैल्यू लेस देन 1। कर दोगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। आप रिएक्टेंट साइड से भी अचीव कर सकते हो और प्रोडक्ट साइड से भी अचीव कर सकते हो। कोई चाहे तो रिएक्शन जैसे H2 प्लस I2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HI है, तो कोई बच्चा बोल सकता है मैं तो H2 और I2 से रिएक्शन स्टार्ट करूंगा फिर इक्विलिब्रियम कराऊंगा इस रिएक्शन का। कोई दूसरा बच्चा बोल सकता है नहीं मैं तो HI लूंगा और फिर इक्विलिब्रियम को चेक करूंगा। तो दोनों ही तरफ से हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। ये इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या रहती है? सेम नहीं, इसको कांस्टेंट लिखो। कई बच्चे समझ जाएंगे प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की रिएक्शन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। रिमेन्स कांस्टेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है, सेम काट दो, क्योंकि सेम फिर दिमाग में छप जाता ना, हाँ यार प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम लिखवा था सर, नहीं, वो कांस्टेंट लिखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, कंसंट्रेशन एटसेट्रा को चेंज करता हूं, उससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम एक बार डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, बट आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड अगेन। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम को कभी भी आप प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ये चेंज करके चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? वो एक कांस्टेंट है, और वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी के को अगर चेंज करना तो किसके साथ चेंज करोगे? टेम्परेचर के साथ चेंज करोगे। और कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। कैटालिस्ट सिर्फ एक काम करता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम चेंज कर देता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट है, इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम घटा देता है। नेगेटिव कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम बढ़ा देता है। नेक्स्ट, एक्टिव मास क्या होता है? कंसंट्रेशन या गैसियस रिएक्शन से प्रेशर को ही एक्टिव मास बोलते हैं। लो ऑफ मास रिएक्शन, मास एक्शन ये कहता है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन थी, मैंने इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएफ से हटा दिया, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आरबी लिखा इस तरफ से। अब इसके रिएक्टेंट कौन होंगे? सी और डी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो सी और डी की कंसंट्रेशन की पावर, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा लिखा। इक्विलिब्रियम पे आरएफ इक्वल टू आरबी कर दिया, तो यहां से डिराइव हो गया केसी इज इक्वल टू केएफ अपॉन केबी। ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर n2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर m1 डिवाइड इंटू के बी की पावर m2। यूनिट आ जाएगी केसी की, है ना, मोल पर लीटर की पावर n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2। फॉर गैसियस रिएक्शन क्या होता है? Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C की पावर n1 इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर n2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A की पावर m1 इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर m2। यूनिट आ जाएगी atm की पावर डेल्टा ng। कर दोगे ऐसे?
होमो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है। डेल्टा एनजी आपको पता, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो, केपी ग्रेटर देन केसी, और डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, केपी लेस देन केसी, डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो, केपी इक्वल टू केसी आ जाएगा। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सेम फेज में हो जाए। जैसे N2 + 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3 गैसेस, इसके लिए केसी लिख सकते हो, केपी लिख सकते हो, केसी लिख सकते हो, और केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी कितना है यहाँ पे -2। ऐसे ही इस रिएक्शन के लिख लोगे, इनके लिए सबके लिए। नेक्स्ट, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इसमें ध्यान रखो, सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसलिए उनको राइट साइड में नहीं रखा जाता, उनको लेफ्ट साइड में ले जाओगे, तो लेफ्ट साइड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, और इसीलिए टीचर आपको बोलते हैं सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 ले लिया करो। 1 नहीं होती, आप लिक्विड की वाटर की कंसंट्रेशन 1 कैसे ले लोगे, पूछना कभी किसी से, 1 क्यों ले रहे हो, क्या हाँ एक्टिव मास बोल दो, एक्टिव मास का मतलब होता है चेंजेबल है, तो ये चेंज होता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये कर लोगे सब। अब ये इसमें लिख दो, सॉलिड, जहां पे सॉलिड या लिक्विड आ जाए वो उसको मत लिखना कंसंट्रेशन टर्म्स में, ना तो केपी के लिए ना केसी के लिए, कर लोगे ना सारे। अब जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, Ag2O सॉलिड है, HNO3 और ये AgNO3 और H2O बना रहा है, इसमें ना सॉलिड और लिक्विड की नहीं लिखी, एक्वस की लिखते हैं या गैस की, तो इसमें एक्वस AgNO3 की पावर 2 डिवाइड बाय HNO3 की पावर 2, और केपी लिखेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूशन की रिएक्शन है, गैस है ही नहीं इसमें। ठीक, तो यूनिटलेस हो गया ये। केपी और केसी में आपको पता रिलेशन क्या, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ठीक, इन रिएक्शन में इक्वेशन वो बताना आपको, रिलेशन डेल्टा एनजी इसका 2 है, इसका डेल्टा एनजी -½ इसका डेल्टा एनजी 0, केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा, डेल्टा एनजी इसका 1, 2 - 1, ये लिक्विड है, देखो मैंने लिक्विड लिखा। नेक्स्ट, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, क्या हो जाएगा, KF/KB। ध्यान रखना, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, KP दे रखा है, KC पूछा है, तो KP इक्वल टू KC इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ठीक, और बाकी देखो ये ऐसी इक्वेशन आती है तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन, 298 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू, या तो आप 2 कैलोरी लेते हो, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल में लेते हैं, या आप इसकी 0.082 लेते हैं, तो 298 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन, 373 केल्विन, 400 केल्विन, ऐसे कुछ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करके देख लो ना, ताकि दिमाग एक बार चीज जो देख चुका है वो जल्दी करता है। ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर देना। N2 कैसे, ये रिएक्शन दे दी, N2 NH2 और NH3 का वो दे दिया यार, कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी, और केपी और केसी पूछ रहा है, क्यों बेइज्जती करा रहे हो, ऐसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाऊं, इसमें प्रेशर दे रखे हैं, केपी आ जाएगा प्रेशर है ना ऑफ HI की पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2, और केपी आएगा केसी इक्वल हो जाएगा क्योंकि के डेल्टा एनजी 0 है। ये स्पेशल केस मैंने आपको बताया, स्पेशल केस क्या है, देखो डेल्टा एनजी अगर 0 तब तो केपी इक्वल टू केसी होता ही होता है। एक केस में और हो सकता है, अगर टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाए, 1/R, क्योंकि टेम्परेचर 1/R के इक्वल हो जाएगा ना, RT कितना हो जाएगा 1, और 1 की पावर डेल्टा एनजी 1, तो केपी इक्वल टू केसी, और R कितना लेते हो यहाँ पे 0.082, तो 1/0.082 रखोगे 12 केल्विन आ जाएगा आंसर, अप्रोक्स है ना। दूसरा स्पेशल केस, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, तो केसी को उधर ले गया, फिर इसका लोग ले लिया, लोग केपी बाई केसी इक्वल टू डेल्टा एनजी लोग आरटी। अब अगर इसको उधर ले गए तो लोग केपी बाई केसी माइनस डेल्टा एनजी लोग आरटी इक्वल टू क्या है 0। समझ आ गया? अब है ना, ये रटवाते हैं कोचिंग वाले, भाई जरूरी थोड़ा एग्जामिनर ऐसे ही दे, एग्जामिनर ये भी तो कर सकता है, इसको उधर ले गया, नहीं एक काम करो, अगर मैं इसको केसी बाई केपी कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, और माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा ना, लोग केसी बाई केपी प्लस डेल्टा एनजी लोग आरटी 0। या ऐसे भी कर सकते हो, लोग केसी बाई केपी है, ठीक, ये प्लस डेल्टा एनजी है ना, तो इसको -1 इंटू -1 कर सकता हूं, एक -1 यहां रखो और एक को लोग आरटी की पावर -1 कर दो, तो 1/RT आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हो, लोग केपी अपॉन केसी माइनस डेल्टा एनजी है ना, तो इसको प्लस कर दो और माइनस को पावर में ले जाओ, लोग 1/RT इक्वल टू 0। ठीक कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नहीं कराया क्या मैंने इस पे आपको, एक छूट गया ना, एक क्वेश्चन लिख लो ना यार, लिख लो, यही लिख लो कहीं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है
अरे तूने बोला भी नहीं वैभव। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन log Kp बाई Kc प्लस log RT इज इक्वल टू 0, ये बताना आपको। पहला इक्वेशन H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैसियस, ठीक है। दूसरा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 गैसियस। तीसरा है हो गया PCl5 गैसियस है नहीं, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू PCl5, ये होगा। क्यों? सोच ले फिर सोच ले एक बार। चौथा कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO गैस, ये दे दिया। अरे एक बात बताओ, आपने क्या लिखा था? log Kp बाई Kc प्लस माइनस डेल्टा NG log RT इक्वल टू 0, यही तो लिखा था। को कंपेयर करना इन दोनों को। डेल्टा NG क्या होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए? कौन सी इक्वेशन में है? अरे 3 है यार यहाँ पे, सॉरी, थर्ड आंसर आ ना। क्या हुआ वैभव? ठीक है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन को? ये आसान है, हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स कर दी जाए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। जैसे A इज कन्वर्टिंग इनटू B का Kc है तो B कन्वर्टिंग इनटू A का नया क्या हो जाएगा? 1/Kc। किसी रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे A कन्वर्टिंग इनटू B है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो नई रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 2B, तो इसका K डैश पता क्या आएगा? K का स्क्वायर आएगा। कर लोगे? अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो K का पावर हाफ हो जाता, N से मल्टीप्लाई करते K की पावर N हो जाता। जब भी हम किन्हीं दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट रिएक्शन जो आती है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? K1 इंटू K2। अगर 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा? K इज इक्वल टू K1 बाई K2। नीचे कौन सा जाएगा डिवीजन में? जो माइनस हुई है। अब ये 3 रिएक्शन लिख दी, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं A इज कन्वर्टिंग इनटू D के लिए, रिजल्टेंट के लिए, तो K इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 कर दोगे? ये ऐसे क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन करवा के मैंने आपको इसका K1 K2 K3 दे दिया, बोला कि ये रिजल्टेंट इक्वेशन लेके आओ, तो आपको ये देखना इन 3 इक्वेशन को यूज करते हुए ये कैसे आ सकती है। तो जो ऑपरेशन लगा, जैसे इसमें 1 + 2/2, सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड करा, तो K1 इंटू K2 की पावर हाफ इंटू K3 की पावर 2 आ गया। ऐड किए इसलिए सारे मल्टीप्लाई हुए। इस इक्वेशन से ये वाला लेके आनी है तो सोचना पड़ेगा। जैसे पहली इक्वेशन को आपने क्या करना पड़ा? 3/2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना पड़ा। सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया, तो K2 तो ऊपर आ गया, उसकी पावर 6, और ये दोनों ने रिवर्स किए 1 और 2 3, तो नीचे जाएगा K1 की पावर 3/2, K2 की पावर K3 की पावर 3। कर दोगे? नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? log K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये वांट ऑफ इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। डेल्टा H ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1, K2 टेम्परेचर T2 पे है। तो T2 अगर ग्रेटर देन T1 हम मान लें तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव, T2 ग्रेटर देन T1, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो log K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 0, तो K2 अपॉन K1 क्या आया? 1 ग्रेटर देन 1, तभी तो log K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो K2 ग्रेटर देन K1 आ गया। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। और एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव होगा यहाँ पे। कर लोगे? नेक्स्ट, स्पेशल केस है, डेल्टा H अगर 0 हो जाए तो log K2 बाई K1 क्या हो जाएगा? 0, तो K2 बाई K1 1 है, तो K2 इक्वल टू K1 हो जाएगा। यानी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, एडिशन ऑफ यूनिट गैस, कैटालिस्ट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करते। ये 2 क्वेश्चन करा रखे मैंने, इसमें बता रखा कि A कन्वर्टिंग इनटू 2B + 3C, वो बोल रहा है B की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो C की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा?
भाई सी की कंसंट्रेशन भले ही चेंज कर दो लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम। तो पहले इनिशियल लिख दो आप के और नया कांस्टेंट लिख दो के डैश, तो के डैश शुड बी इक्वल टू के। तो वैल्यू पुट कर दो, के डैश क्या है, इसकी डबल कर दी, इसकी हमें पता नहीं है, ये बी स्क्वायर, ये सी का क्यूब। तो सी डैश पता क्या आ जाएगा, सी की कंसंट्रेशन इनिशियल बाई 4 की पावर 1/3। ऐसे ही ये क्वेश्चन था एक नीट का, हो जाएंगे ना। इसमें Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Fe3OH FeOH थ्राइस सॉलिड Fe3 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में जा रहा है। तो K इसका क्या रखा जाएगा, Fe3 प्लस इंटू OH माइनस की पावर 3, यहाँ पे पावर 3 लिखना भूल गया। ठीक, अब बोल रहा है कि अगर OH की कंसंट्रेशन हम 1/4 टाइम कर दी जाए, डिक्रीज्ड अप टू बोला है, मतलब घटा के 1/4 टाइम होगी इनिशियल का, तो Fe3 प्लस की कितनी हो जाएगी भाई, इनिशियल का था K, न्यू होगा K डैश, तो Fe3 प्लस इंटू OH की पावर 3, Fe3 प्लस डैश और OH डैश कितना है इनिशियल का 1/4, तो OH की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 4 की पावर 3, तो ये OH की पावर 3 इंटू OH की पावर 3 कट गया, नीचे आ गया 64, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 टाइम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यार, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो K डैश, और रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/K स्क्वायर हो जाएगा। इस रिएक्शन को 1 और 2 दे दी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ये रिजल्टेंट इक्वेशन कैसे आएगी, इसमें NO2 राइट है, 2NO2 इसमें लेफ्ट है और 1NO2 है, तो इसको रिवर्स भी करो और हाफ से मल्टीप्लाई भी करो, माइनस हाफ इंटू 1, और इसमें N2 लेफ्ट है, इसमें राइट है और इसमें हाफ है रिजल्टेंट इक्वेशन में, तो हाफ से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कर लोगे तो K क्या आ जाएगा, K इक्वल टू 1/K1 की पावर हाफ इंटू K2 की पावर हाफ। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा, इसमें 2NO3 राइट, इसमें लेफ्ट, तो पहली इक्वेशन माइनस करो, इसमें 2NO राइट, इसमें भी 2NO राइट, तो सेकंड इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दो, इसमें H2O राइट, इसमें 3H2 राइट, तो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो K2 इंटू K3 की पावर 3, और फर्स्ट को क्या किया रिवर्स किया तो अपॉन K1 हो जाएगा। ये रिएक्शन दे दी इसने, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 दे दिया, बोल रहा है कि कंसंट्रेशन डबल कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा सेम, वॉल्यूम चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, मोल ऐड कर दो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, या 10 मोल्स ऑफ नियोन ऐड कर दो, कैटालिस्ट लगा दो, सबसे कोई चेंज नहीं आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है x/a, परसेंट में करना तो इंटू में 100 कर देना। x क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, और a होता है टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। a इज कन्वर्टिंग इनटू b है, इनिशियल मोल a है, इसमें से x अगर जाएगा तो b का कितना बनेगा, इसका 1 मोल ने 1 मोल दिया तो इसका 1 मोल x देगा। a कन्वर्टिंग इनटू 2b है, तो इनिशियल a है तो उसमें से अगर x डिसोसिएट हो रहा है, इसका 1 मोल ने 2 मोल दिया b का, तो a का x मोल b का कितना देगा, 2x देगा। तो 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 2b है, 2 मोल ने b का 2 मोल दिया तो इसका x मोल डिसोसिएट हो गए, x ही देगा। 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 3b है, इनिशियल a रखे है, अगर इसका x डिसोसिएट होता है 2 मोल दे रहा 3, 1 देगा 3/2, x देगा 3/2x, कर लोगे ऐसे ही सारे। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आ गए, a का 1 मोल b के 2 मोल देता है तो x कितने देगा 2x, a का 1 मोल c का 1 मोल देता है तो x देगा x, कर लोगे यही ऐसे। 2a से b के 4 मिल रहे हैं तो 2 मोल दे रहा है b के 4, 1 देगा 2 तो x देगा 2x, 2 मोल दे रहा है c का 3 तो 1 देगा 3/2 और 4 देगा, सॉरी x देगा 3/2x। अब आपके 2 रिएक्टेंट आ गए यहाँ पे, a और b, इसका इनिशियल a मान लो, इसके b मान लो। अगर विद रिस्पेक्ट टू a दे रखा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएटेड मोल, तो उसमें से अगर x डिसोसिएट हुए तो इसके अकॉर्डिंग करो, इसका x टूटेगा क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इसका 1 मोल c का 1 मोल दे रहा तो x बनेगा, a का 1 मोल d का 2 मोल दे रहा तो इसका 2x बनेगा, कर लोगे ऐसे। b के रिस्पेक्ट में मान लीजिए y टूट रहा है तो b का y मोल a के y मोल के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि 1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं। b का 1 मोल c का 1 मोल दे रहा तो c का y बनेगा, कर लोगे, और d का 2y बन जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा ना सारा। ये इजी क्वेश्चन थे, एक इनिशियल मोल दे दिए, बोला इक्विलिब्रियम पे उसके 6 मोल टूट गए, बताओ DOD कितना, तो 6/10 गुना 100। ठीक, टोटल मोल कितने, इसका 6 मोल टूटे तो इसके 12 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, 12 6 18 और इसके बच गए 4, तो टोटल इक्विलिब्रियम पे मोल्स 22 है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें एक इनिशियल मोल दे दिए 20, वो बोल रहा है अगर बी के इक्विलिब्रियम के मोल्स 9 हो जाते हैं तो बताओ टोटल मोल्स कितने हैं या DOD कितना है। 20 में से मान लीजिए x टूटे, इसका अगर 1 मोल बी के 3 मोल दे रहा है, 2 मोल 3 दे रहा है, तो x कितना देगा 3/2x, 3/2x इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू आ गई 6, ये x इसके मोल डिसोसिएटेड 6/20 × 100, और यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, सबके मोल्स आ जाएंगे, टोटल ऐड कर देना, हो जाएगा।
ये ए के तो 20 मोल दे रखे इनिशियल और टोटल मोल दे दिए इक्विलिब्रियम पे 30, तो ए में से अगर x टूटता है बी का x/2 बनेगा, इसका 3/2x बनेगा, टोटल 30 है, तो x की वैल्यू 10 आ गई, अल्फा आ जाएगा 10/20 इंटू 100। H2 और I2 के मोल्स दे दिए इनिशियल 10 20, वो बोल रहा है अगर H2 का डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन 40% है और ये कंटेनर है 5 लीटर का और टेम्परेचर है 300 केल्विन, Kp और Kc बताओ, 10 में से x टूटेगा, इसका भी x टूटेगा, इसका भी 2x बनेगा, तो अल्फा x अपॉन a इक्वल टू 100 है H2 के लिए, x कितना, a कितना इसका 10, x कितना आ जाएगा 40, ठीक, तो सॉरी 4 आ गया, 10 में से 4 गए, इसके कितने बचे 6, इसके 16 बचे, इसके 8 बन गए, तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, Kc आ गया, Kp इक्वल टू Kc हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चंस। फिर ये N2 वाला है, बस इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सेम क्वेश्चन दे दिया, डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन H2 की N2 का दिया है, वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल मोल N2 और H2 के दे रखे हैं, तो अल्फा से x फाइंड आउट कर दो किसका, N2 का, x/10 इंटू 100 इक्वल टू 40% है ना, x इक्वल टू 4, 10 में से 4 जाएगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 3x यानी 12 जाएगा, इसका 1 मोल 2 मोल बन रहा है तो इसका x 2x बनाएगा यानी 8 बन जाएगा। कंसंट्रेशन निकाल दी वॉल्यूम से डिवाइड करके, कैसे फॉर्मूला में पुट किया, वैल्यू आ गई और Kp आ जाएगा। कर लेंगे, ये क्वेश्चन दिया था नीट ने, इसमें एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ एस्टर बना रहा, वाटर बना रहा, सब लिक्विड में दे रखे उसने। अब बच्चों की आदत होती है यार Kc में तो हम लिक्विड को रखते ही नहीं है, हम तो एक्वस को या गैस को रखते हैं, अरे जब पूरी होमोजेनियस रिएक्शन है तो उसी फॉर्म में रख दो, तो इसका 4 मोल्स थे, इसके 4 मोल थे इनिशियल, 4 में से x गया, 4 में से x गया, इसका x बना, इसका x बना, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, 1 लीटर दिया था, ठीक, तो फिर Kc फाइंड आउट करना है, पुट कर दो x/1 x/1 4 माइनस x/1 4 माइनस x/1, ये आ गया और x आ गया, x आ गया, x अपॉन 4 इंटू 100 अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है इनिशियल 0.5, इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.8, Kp पूछा है, तो 0.5 तो ओनली O2 का रहा होगा ना, उसका अगर x प्रेशर कम होगा तो इसका कितना बनेगा 2x। देखो ये केस तभी करना जब इनिशियल प्रेशर दिया हो, ठीक है, तो 0.5 में से x गया, इसका 2x बनेगा, टोटल कितना है 0.8, तो इसको ऐड कर दो, तो x की वैल्यू 0.3 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, इसका O2 का पार्शियल प्रेशर आ गया और ये CO का आ गया, प्रेशर ऑफ CO डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ कर दो, 0.6/√2 0.√2 आ गया, 0.√2 सोल्व करना मैंने सिखाया था, वो क्लास में हो गया। ए गैस सॉलिड जा रहा है, बी गैस में, O2b प्लस C दोनों गैसियस है, वो बोल रहा है कि टोटल ए पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है 12 है, तो Kp बताओ, तो इसका तो प्रेशर होगा नहीं इक्विलिब्रियम पे, इन दोनों का होगा, इसका x तो इसका 2x, क्योंकि इसका 1 मोल इसका 2 मोल है, ठीक, 2:1 के रेशियो में, तो x कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना है 4, इसका 8, इसका 4 atm, तो फिर प्रेस Kp इक्वल टू 8 का स्क्वायर इंटू 4, ये PCl5 का दे रखा है, PCl3 और Cl2 में जा रहा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 4 है, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 5 है, टोटल पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 10 है। देखो जब भी आप यहाँ पे प्रेशर रखते हो ना, PB/PC जो रख रहे हो, ये पार्शियल प्रेशर होता है, और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू PT, यानी मोल किसी गैस के डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू में PT। जैसे मान लीजिए 3 गैस दे रखी है A B C, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ A B प्लस C इनटू में PT, ठीक। अब पार्शियल ये क्या आ गया, यहाँ पे इसके क्या दिए थे 4 मोल, और बोल रहा है कितने हो गए, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 5 हो गया, तो 4 माइनस x बनेगा, इसका x बनेगा, इसका सम 5 आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, पुट कर दो, इसके 3 मोल, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 1 मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया, फॉर्मूले में पुट करो Kp आ जाएगा। नेक्स्ट CO और H2O, CO2 और H2 गैस में जा रहे हैं, Kc दे रखा है 0.1 और 0.1 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, मान लीजिए ये x खत्म हुआ, ये x खत्म हुआ, ये x बनेगा, ये x बनेगा, तो यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, x इंटू एक्स डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू Kc की वैल्यू, यहां क्वाड्रेटिक बननी है, या जो आप सोल्व करो उसको जैसा मैंने सिखाया, आंसर आ जाएगा। CO2 0.48 इनिशियल क्या दे रखा है, इसका प्रेशर है, क्या है प्रेशर दिया ना, हाँ बार था, इनिशियल प्रेशर था, उसमें से x खत्म होगा तो इसका 2x बनेगा, ठीक।
अब क्या बोल रहा है ये, Kp की वैल्यू दे दी, तो प्रेशर ऑफ CO कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.8 माइनस x इक्वल टू 3। इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, इनके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। ये क्या रिएक्शन दे रखी है, N2O4 2NO2 में जा रहा है, 1 लीटर कंटेनर का वॉल्यूम दिया, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया 400 केल्विन, इसका इनिशियल मास दे दिया 13.8 ग्राम। बोल रहा है अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 9.15 बार हो, Kp Kc और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करो। PV इक्वल टू nRT से इसका आप पहले इनिशियल प्रेशर ले आओ, कितना है, कितना आ गया सोल्व करने पे, वॉल्यूम 1 है, नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू R इनटू T, 1/12 बार रख लिया प्रेशर, मतलब R की वैल्यू, तो P आ गया 5, तो 5 माइनस x, तो ये बनेगा 2x, तो यहां से 5 माइनस x प्लस 2x, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 9.15, x इक्वल टू 4.15 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, पार्शियल प्रेशर आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये आ गया आपका Kp से Kc आ जाएगा। नेक्स्ट, ये NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, H2O CO2 और H2 में जा रहा है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, 1 में से इसका x गया, इसका x गया, तो इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे अल्फा दे रखा है H2O का 40% बाय मास, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल गुना 100 इक्वल टू 40, x आ गया 0.4, वैल्यू पुट कर दो, मोल्स आ गए 0.6, इसका 0.4, इसका 0.4, कंसंट्रेशन 10 लीटर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो सभी को, Kc प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ CO, वैल्यू पुट करो, Kc आ गया, बस इतना करना था, कर दोगे ये। ठीक, फिर इसके बाद ये दो क्वेश्चन और है, A भी जा रहा है A गैस और B गैस में, उसका ना Kp दे रखा है और टोटल प्रेशर दे दिया इक्विलिब्रियम पे 1 atm। अब टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है और रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी है, तो मान लीजिए इसका इनिशियल 1 मोल था, 1 में से ये x टूटा, ये x बना, ये x बना, तो टोटल मोल हो गए 1 प्लस x। अब टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 1 atm है, पार्शियल प्रेशर नहीं है ये किसी का। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सर। तो ऐसे PB का PC का कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ये x इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आ गई 0.16, तो x क्या था, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल 1 गुना में 100 परसेंटेज आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है C सॉलिड प्लस CO2 कन्वर्टिंग इनटू 2CO गैस, Kp दे दिया, एट इक्विलिब्रियम बोल रहा है PCO इज इक्वल टू 10 PCO2, देन टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम इज, देखो इसका प्रेशर ये बोल रहा है कि इससे 10 गुना है CO का, मतलब अगर इक्विलिब्रियम पे CO2 का प्रेशर P है तो इसका 10P है, तो मैं P और 10P मान लूंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वैल्यूज पुट कर दो, 10P का स्क्वायर बाय P इक्वल टू 63, P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू यहां पुट करो, प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO आ गया, दोनों का टोटल ऐड कर दो, इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाएगा, कर दोगे। और एक फालतू का कॉन्सेप्ट कोचिंग में पढ़ाया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ DOD क्या होता है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा Ng बाई NP, डेल्टा Ng आप जानते हैं, NP नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और वॉल्यूम का जो रिलेशन आएगा इनवर्स हो जाएगा प्रेशर का, कर दोगे। जैसे ये रिएक्शन दे दी, इसमें ना अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर -2 है डेल्टा Ng डिवाइड बाई NP कितना है 2, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अगर वॉल्यूम को डबल करोगे अल्फा हाफ होगा, प्रेशर को डबल करने पे अल्फा डबल हो जाएगा। ऐसे ही ये है, इसमें डेल्टा Ng कितना है 1 और टोटल गैसेस मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं 2, 1/2, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की पावर हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम अगर 4 गुना करोगे तब अल्फा 2 टाइम होगा इस रिएक्शन के लिए, और प्रेशर को अगर 4 गुना करोगे तो अल्फा हाफ हो जाएगा। कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका डेल्टा Ng 0 है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 0, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा वॉल्यूम से भी और प्रेशर से भी, कर देंगे भाई। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करें, अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। और अगर K कम है तो उसका प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट से। जैसे इन दोनों रिएक्शन में देखो एलिमेंट सेम है, रिएक्टेंट जो है ठीक, प्रोडक्ट जो बन रहा है एक ऑक्साइड ये दूसरा ऑक्साइड, इसका K 16 इसका 40, तो जिसका K ज्यादा है उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा ना। तो अगर दो एलिमेंट से डिफरेंट ऑक्साइड बन रहे हैं या डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं सेम एलिमेंट से, तो जिसका K ज्यादा रहा उस वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो XO2 ज्यादा स्टेबल है। अब मैंने इस रिएक्शन में क्या करा, SO2 और SO3 दे दिया, तो इसमें डिसोसिएशन का दे दिया, तो जिसका डिसोसिएशन का K ज्यादा
यानी वो डिसोसिएट होना चाहता है, और जो डिसोसिएट ज्यादा होना चाहता है वो कम स्टेबल है, और जो डिसोसिएट नहीं होना चाहता जिसका K कम है यानी वो ज्यादा स्टेबल है। तो SO2 इज मोर स्टेबल देन SO3। कर लोगे ऐसे, ठीक। अब इनमें देखो, इसमें मैंने क्या दिया, पहले फॉर्मेशन ऑफ NO एंड NO2 दे दिया, और दूसरे केस में N2O3 और N2O5 का डिकम्पोजिशन दे दिया। तो एक काम करो, तीसरी और चौथी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, उनके फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स बना लो, उनके K की वैल्यू लिख लो रिवर्स करके, इनवर्स करके। तो अब K की वैल्यू कंपैरिजन करो, जिसके K की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल यानी उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा आएगा N2O5 का, उससे कम N2O3 का, और इस टाइप से कर लोगे। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो K की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, जैसे इस रिएक्शन में देखो K की वैल्यू 2 × 10⁻18 है, इसका मतलब रिएक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना है, यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। K की वैल्यू बहुत कम आ रही है, जैसे 10⁻48, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, हल्का सा 1-2 मॉलिक्यूल बना है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली। नेक्स्ट, K की वैल्यू ठीक आ रही है, 100, 50, 150, 900, 1000 या 0.02, 0.03 इस टाइप से, तो उस केस में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे दोनों अच्छी खासी अमाउंट में बने हुए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट ठीक ठाक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो अगर आप इक्विलिब्रियम जब अचीव हो चुका है, उस टाइम पे अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू रखते हो इस फॉर्मूले में, तो आता है Kc। और जब इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखने से आता है Qc। तो आपको ना क्वेश्चन में Kc दिया मिलेगा और Qc कैलकुलेट करना है, फिर Qc और Kc को कंपेयर करना, रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। Qc और Kc इक्वल आ जाए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करती है, यानी वो Kc की वैल्यू अचीव करने की कोशिश करती है किसी भी डायरेक्शन से। अगर Qc कम है Kc से, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, और अगर Qc की वैल्यू ज्यादा है तो उसको Kc अचीव करने के लिए वैल्यू कम करनी पड़ेगी, यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो Qc कम है Kc से, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, और Qc ज्यादा है Kc से, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ये एनसीईआरटी का डायग्राम कर लोगे, हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे, Kc दे रखा है, Qc कैलकुलेट कर दिया, Qc ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। इस केस में Kc ज्यादा रहा, Qc से रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, वैल्यूज रखनी है बस। नेक्स्ट, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है, भाई अगर हम किसी ऐसे फैक्टर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं जो खुद इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है, देन इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज कैन बी नलिफाइड, यानी उस इफेक्ट को खत्म किया जा सके। जैसे अब इससे हम सीखते हैं कि क्या क्या चेंज आता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, तो ली चैटेलियर क्या कहता है, बढ़ाई क्यों, कम करो इसको वापस। कैसे होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट की बढ़ाने पे वो बोलेगा क्यों बढ़ाई, कम करो इसको, बैकवर्ड। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है या प्रोडक्ट की घटती है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। प्रोडक्ट की बढ़ती है या रिएक्टेंट की घटती है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। ये एग्जांपल्स दे रखे आपके, कर लोगे। नेक्स्ट, ये बढ़िया एग्जांपल है, देखो ये नीट एग्जाम में नहीं आया, एनसीईआरटी में है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। डॉक्टर अपना नेम लिख लिया, साथ में लिख लो नीट 2026 में आ सकता है। क्या है, Fe3+ आयन जब थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है FeSCN2+। ये कॉम्प्लेक्स होता है डीप ब्लड रेड कलर का, ठीक। और यहाँ पे Fe3+ आयन है येलो, और थायोसाइनेट आयन है कलरलेस। तो इसका Kc लिखा जा सकता है। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन डिवाइड Fe3+ की डिवाइड इनटू में थायोसाइनेट की। ये जेईई मेंस एक बार पूछ चुका है। अब एक बात बताओ, मैं इसमें Fe3+ ऐड कर दूं या थायोसाइनेट ऐड कर दूं सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड, रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब किसी तरह मैं Fe3+ आयन रिमूव कर दूं या थायोसाइनेट आयन रिमूव कर दूं, क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, रेड कलर की इंटेंसिटी कम होगी। कैसे कर सकता हूं, चिमटी से निकाल दूं Fe3+ आयन। मैं Fe3+ आयन को कम करने के लिए इसमें ऑक्जेलिक एसिड डाल दूंगा, जो कि ऑक्जेलेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। Fe3+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसके कारण इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और डीप रेड कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी, ठीक। दूसरा, एडिशन ऑफ Hg2+ आयन, ये थायोसाइनेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसे थायोसाइनेट कम होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी। तो समझ आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयरन वाला FeC2O4 3- और थायोसाइनेट वाला HgSCN4 2-। नेक्स्ट, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर मैं किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाता हूं, तो गैसियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर।
लेस, प्रेशर घटाऊंगा तो इक्विलिब्रियम मूव्स इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर, और वॉल्यूम प्रेशर का उल्टा होता है। जैसे ये रिएक्शन दे दी, इसमें देखो अगर प्रेशर बढ़ाया तो ये वॉल्यूम कम की, एक ही बात है प्रेशर बढ़ाना वॉल्यूम कम करना। इक्विलिब्रियम मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सामने गैसेस मोल कम है, प्रेशर कम करो या वॉल्यूम बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। PCl5 वाला PCl3 में टूट रहा है Cl2 में, प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, घटाओगे तो फॉरवर्ड। जिसमें डेल्टा Ng 0 है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। ये दो NCERT के एग्जांपल है आपके। इसमें देखो पहली रिएक्शन में CO+3H2 वाली में, इसमें अगर हम बढ़ाते हैं प्रेशर, इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, और घटाते हैं तो बैकवर्ड। इसमें कार्बन सॉलिड है, ये CO2 गैस, 2CO गैस इसमें जा रहा, प्रेशर बढ़ाया इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, घटाया फॉरवर्ड। नेक्स्ट टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको हीट चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी आप उसको हीट दे रहे हैं तो हीट ही उसको चाहिए, तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, घटाओगे तो बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, आप उसको हीट देंगे तो क्या होगा, उल्टा काम कर रहे हो ना, पहले ही हीट निकल रही थी और दे दो, गर्मी निकल रही है और गर्मी दो उसको, तो बैकवर्ड हो जाएगी। अगर हीट निकल रही है उसको कम करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? अब जैसे ये रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? एक्सोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन अगर करानी है, लो टेम्परेचर, प्रेशर कैसा लो रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई प्रेशर पे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि गैसेस मोल्स रिएक्टेंट कम है। ये N2+3H2 2NH3 बना रहा है, प्लस 292.8 किलो कैलोरी हीट निकल रही है। वो बोल रहा है मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए सुटेबल कंडीशन कौन सी है? खुद सोचो। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और गैसेस मोल्स प्रोडक्ट की साइड कम है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन। चारों में बेस्ट देख लो, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर ये है, लो टेम्परेचर ये है, चारों में बेस्ट। इसमें क्या ये एंडोथर्मिक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर हाई, और फॉरवर्ड रिएक्शन में करानी है तो गैसेस मोल्स प्रोडक्ट साइड ज्यादा है तो प्रेशर कम रखना, हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो, एनसीईआरटी के दो एक्सपेरिमेंट जो है, यहां से नीट 2026 एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैंने बोला है, ठीक। डॉक्टर अपना नेम आपने लिख लिया है। NO2 गैस क्या करती है? डाइमराइज करती है N2O4 में। NO2 ब्राउन कलर गैस होती है और कलरलेस बनाएगी N2O4 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है नेगेटिव, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी, यानी ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करूंगा, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, यानी कलरलेस सॉल्यूशन, मतलब क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर की इंटेंसिटी घटेगी, कलरलेस की तरफ जाएगी। अब देखो ये दो मैंने क्या लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिया, जिसमें मैंने रूम टेम्परेचर पे वाटर रखा और उसमें दो टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया? बोल दो। अरे ये दो वो है ट्यूब है, बंद ट्यूब है, इसमें NO2 गैस है, तो इनका कलर नजर आ रहा है आपको। अब मैं एक टेस्ट ट्यूब को ले गया हाई टेम्परेचर पे, इसमें पानी है 363 केल्विन पे, उसमें मैंने टेस्ट ट्यूब रख दी, टेम्परेचर बढ़ा, NO2 बनेगा, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। फिर दूसरी ट्यूब को रखा मैंने आइस बाथ में, जहां पे टेम्परेचर कम है 0 डिग्री सेल्सियस से भी, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर घटा, N2O4 बनेगा, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी घटेगी। बता दोगे ऐसा क्वेश्चन आया तो? नेक्स्ट COH2O6 कोबाल्ट+3 में, एक्वस में ये पिंक कलर होता है। क्लोराइड आयन जो कि कलरलेस है, उनके साथ ये बनता है COCl4 कोबाल्ट+2 में चला गया, कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एज टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, तो कैसा क्या होगा? कौन से कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी? ब्लू कलर की। और टेम्परेचर डिक्रीज रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, तो पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। एग्जामिनर ने ये रिएक्शन दे दी थी, ये पूछा था अगर टेम्परेचर बढ़ने पे ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर घटने पे पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, देन इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ इनर्ट गैस ऐड करो, नंबर ऑफ टोटल मोल्स भी बढ़ेंगे, टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टोटल प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम बढ़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। अगर पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट थी, प्रेशर आपने पार्शियल प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल मोल्स तो बढ़ेंगे, तो गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और पार्शियल प्रेशर कम होगा, इक्विलिब्रियम मूव्स इन अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर। जैसे इन एग्जांपल में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, आप क्या करोगे? इनर्ट गैस ऐड की, इक्विलिब्रियम मूव्स इन अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर। पहली में बैकवर्ड, दूसरी में फॉरवर्ड, तीसरी में नो इफेक्ट।
चौथा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। इसमें लिखना चाहोगे क्या? बिकॉज कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड के। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आरटी एल एन क्यू। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0, क्यू होता है इक्वल टू के। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आरटी एल एन के, ये फॉर्मूला हो गया एक। और हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के बेस 10। एंटी लॉग अगर ले लेंगे उधर आएगा के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आरटी, ई की पावर में माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आरटी। इधर एंटी लॉग लेने पे के इक्वल टू 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन 2.303 आरटी। ये इक्विलिब्रियम दे रखा है 180 298 केल्विन में। बोल रहा है कौन सा करेक्ट है भाई? अगर इक्विलिब्रियम है, पहली बात तो इसका डेल्टा जी 0, फिर डेल्टा जी तो 0 कहीं नहीं है, लेकिन डेल्टा जी नोट 0 है। तो अब चेक करो, डेल्टा जी नोट होता है माइनस 2.303 आरटी लॉग के, केसी या केपी रखेंगे। अब इसमें कंसंट्रेशन नहीं दी है लेकिन प्रेशर दिया है। H2O लिक्विड से गैस में जा रहा है तो प्रेशर भाई प्रोडक्ट है ना, तो केपी विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। कितना? 1 atm दे रखा उसने। केपी अगर 1 atm रख दो, डेल्टा जी नोट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में एक में क्या है, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉस्फोराइलेशन वाला दे रखा आपका बायो का। बायो की बस लैंग्वेज लिख रखी है, बाकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डेल्टा जी नोट की वैल्यू दे दी, टेम्परेचर दे रखा है, के पूछ रहा है, तो यहां वैल्यू पुट करो, log के की वैल्यू आएगी, एंटी लॉग लेना, आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग नेक्स्ट लेक्चर में, आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले लेक्चर में सिखा दूंगा। केसी दे रखा है और डेल्टा जी नोट पूछ रखा है, वैल्यूज पुट करनी, कर दोगे? नेक्स्ट, एट 60 डिग्री सेल्सियस N2O4 इज डिसोसिएटेड 50%, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm। आप मान लो 1 मोल था इसका, 1 मोल में से x डिसोसिएट हुआ, x कितना आएगा? 50% 1 का 0.5, तो ये x डिसोसिएट हुआ, इसका 2x बनेगा, ये 0.5 और 2x यानी ये 2 into 0.5 1 बन गया। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 0.5 प्लस 1.5 आ गया। आपके पास टोटल मोल्स है, दोनों गैस के इंडिविजुअल मोल्स है, आपके पास टोटल प्रेशर 1 atm है। तो प्रेशर ऑफ N2O4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर यानी 1 atm, 1/3 आ गया। प्रेशर ऑफ NO2 आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। केपी का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 4/3। डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है? माइनस 2.303 आरटी लॉग केपी। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ये एज इट इज भी आ सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर DR लिख सकते हो आप। तो ये था भाई आपका नीट केमिकल इक्विलिब्रियम का कंप्लीट चैप्टर।